everyone, welcome to our YouTube channel Conceptual Study. Strong your base to strong your future. This is दिवाकर मौर्य. आइए शुरू करते हैं. स्टैटिस्टिक्स का आज है अपना 18th लेक्चर. हमने इससे पहले 17 लेक्चर कर लिए और 17 लेक्चर में हमने क्या कुछ किया है हम देख लेते हैं. हमने कोरिलेशन किया था और कोरिलेशन में हमने अभी तक जो हमारे ग्राफिकल मेथड्स थे वो हमने अच्छे से किया प्रीवियस लेक्चर में. और लास्ट लेक्चर में जो हमने किया वो कि हमने ग्राफिकल के बाद अलजेब्रिक मेथड जिसमें हमने दो मेथड्स कर लिए थे. ठीक है, आज अपने थर्ड और फोर्थ मेथड की बारी और आज थर्ड और फोर्थ मेथड करने के बाद हमारा कोरिलेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा. चलिए स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. साथ ही लगे बेल आइकन को दबा के ऑल का बटन जरूर प्रेस करना. ठीक है, और साथ ही साथ टेलीग्राम पे हमारा एक ग्रुप है, आपको कॉन्सेप्चुअल स्टडी के नाम से इस तरह का लोगो आपको देखने को मिल जाएगा. आप उसे भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं. रेगुलर में जो भी नोटिफिकेशंस हैं वो सारी की सारी वहां पे आ जाती हैं. जो भी अपडेशन होना होता है मिल जाते हैं आपको टाइमली. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. आज कोरिलेशन का हमारे पास थर्ड जो है अलजेब्रिक में हमारे पास थर्ड मेथड है वो कौन सा है? कंकरेंट डेविएशन मेथड. कौन सा है? कंकरेंट डेविएशन मेथड. देखिए ये जो मेथड है ना थर्ड मेथड हमारा बात करेगा डायरेक्शन के ऊपर. डायरेक्शन के ऊपर काम करता है ये. ठीक है, क्या कहते हैं? कंकरेंट डेविएशन मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द कोरिलेशन इज एक्सट्रीमली सिंपल. बहुत ज्यादा सिंपल है, हद से ज्यादा सिंपल है. अभी कराऊंगा ना क्वेश्चन तो कहोगे सर ये क्या है, ये तो कुछ भी नहीं है ना, तो ऐसा बोलोगे. इन दिस मेथड कोरिलेशन इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ द डेविएशन. डेविएशन तो हो रही है हमें पता है, हाँ तभी तो हम कंकरेंट डेविएशन मतलब मेथड लगा रहे हैं. डेविएशन कितनी हो रही है, लेकिन वो डेविएशन किसके बेस पे निकालेंगे? डायरेक्शन के बेस पे. ठीक है, under this method taking into consideration the directions of deviations they are assigned plus minus और zero sign. सिंपल है, बहुत सिंपल सा. एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, अभी आपको सारा समझ में आ जाएगा. ठीक है, देखिए मान लीजिए आपके पास ना दो सीरीज है भाई, एक्स सीरीज और वाई सीरीज. ठीक है, थोड़ा सा गैप में लिखते हैं एक्स सीरीज और वाई सीरीज. एक्स सीरीज में मान लो आपके पास है 85, 91, 56, 72, 95, 76, 89, 51, 59 और 90. ठीक है, उसी तरह से y में आपके पास मान लो दिया हुआ है 18.3, 20.8, 16.9, 15.7, 19.2, 18.1, 17.5, 14.9, 18.9 और 15.4. कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अच्छा n क्या होगा हमारे पास? इसका मतलब यहां 10 होगा? नहीं. कंकरेंट डेविएशन मेथड ही एक ऐसा मेथड है जहां पे हमारे पास जो भी n होगा उसमें से हमें 1 माइनस करना होगा. क्यों करना होगा अब देख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं जल्दी से क्यों करना होगा. देखिए पहली बात तो हम लोग इसमें करते क्या है, हमें निकालना होता है dx और यहां निकालना होगा dy. सिंपल. ठीक है, उसका लास्ट में आके dx dy भी निकालेंगे. फॉर्मूला अभी तक मैंने आपको बताया नहीं, करना कैसे है वो बता रहा हूं पहले. ठीक है, देखो करना क्या है, आपको ना अपनी पिछली डिजिट से देखना है. मतलब 91 से पहले क्या है? 85. ठीक है, इस डिजिट से देखना है कि 91 क्या 85 से बड़ा है या छोटा है. अगर बड़ा है तो प्लस कर दोगे, अगर छोटा है तो माइनस. सिंपल. तो 85 के साथ कुछ ऊपर क्या है? कुछ नहीं है, तो इसका मतलब यहां पे कोई भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा. ठीक है, नील जाएगा. मैं माइनस ना लगा के नील लिख रहा हूं, यहां पर नील लिखता है. ठीक है, 91 क्या ज्यादा है? बिल्कुल है. 56 का कम है? बिल्कुल है. 72 ज्यादा है. 95 और ज्यादा है. 76 फिर कम आ गया. 89 ज्यादा आ गया. 51 कम आ गया. 59 ज्यादा आ गया. 90 ज्यादा आ गया. क्या हुआ? कुछ भी. सिंपल है, बस हो गया. तो प्लस और माइनस के थ्रू हमने करना है, डेविएशन देखना है कि ज्यादा डेविएशन है, पॉजिटिव डेविएशन है कि नेगेटिव डेविएशन है. इतनी सी चीज देखनी है. ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अपना n क्या हुआ? 9 हो गया. क्यों 9 हुआ? क्योंकि देखो ये वाला आइटम था, ये वाली जो नंबर था, इसके ऊपर कुछ था, इससे हमने किसी को डेविएशन देखा, इसका डेविएशन किसी के साथ देखा? नहीं देखा. इसका मतलब एक्चुअल नंबर हम तो ये वाले नंबर से लेके चले, और ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना. तो यहां पे ये कहा जाता है कि जो भी आपके पास x या y z जो भी है आपके पास, उसका फर्स्ट जो टर्म है उसमें आप कुछ भी लेंगे, क्योंकि वहां पे कोई भी किसी भी तरीके का साइन नहीं है. तो जो भी आपके नंबर ऑफ आइटम्स हैं उसमें से आप 1 माइनस कर दीजिएगा. वैसे यहां करेंगे तो n = 9 हो जाएगा, क्योंकि यहां पे भी हमारे पास ऊपर से कुछ नहीं आएगा.
ठीक है, तो देख लेते हैं क्या कुछ होगा हमारे पास। यहाँ पे प्लस होगा, थोड़ा इधर लिखते हैं, रुको, dy, ठीक है। यहां पे हमारे पास क्या होगा, प्लस होगा, फिर सॉरी यहां पे तो कुछ नहीं आएगा, यहां पे नील हो जाएगा। यहां पे क्या होगा, प्लस होगा, फिर माइनस होगा, फिर माइनस होगा, फिर प्लस होगा, फिर माइनस होगा, फिर माइनस होगा, फिर माइनस होगा, फिर प्लस होगा और फिर माइनस होगा। ऐसा हुआ, ठीक है। अब dx इंटू में dy निकालेंगे। सिंपल सा फॉर्मूला है, आपने मैथ में बचपन से किया है, प्लस माइनस इक्वल टू माइनस होता है, ओके सर। माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस होता है, ओके सर। माइनस प्लस इक्वल टू माइनस होता है, ओके सर। प्लस प्लस इक्वल टू प्लस होता है, ओके जी। ये हमने किया है, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, माइनस प्लस माइनस। अब एक में भी अगर एक माइनस आता है, एक प्लस आता है, तो सिंपल सी चीज माइनस आ जाएगा। दोनों सेम साइन आते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये तो था प्लस और माइनस का। अगर मल्टीप्लाई करते हैं, अब ध्यान सुनिएगा, एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन यहां से बनता है। अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस इंटू जीरो, कुछ प्लस में है कुछ जीरो है, तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हमने बचपन से पढ़ा है कि जीरो के साथ कोई भी मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। माइनस के साथ कुछ मल्टीप्लाई करेंगे जीरो की तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ओके। और अगर जीरो इंटू जीरो करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, नहीं, ये होता है ऑलवेज प्लस। ये थी सीखने वाली बात, ये हमने बचपन से सीखते हुए आए, इसको कहीं ना कहीं हम लोग भूल जाते हैं। तो जीरो इंटू जीरो होता है क्या, प्लस होता है। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपसे एग्जाम में कई बार पूछ सकते हैं, ठीक है जी। चलिए अब अपन देख लेते हैं जो भी अपन ने किया इनके बिहाफ पे, dx इंटू dy क्या निकला। dx मतलब dy और इंटू dx, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपस में, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो निल निल निल, ठीक है, जीरो नहीं है यहाँ पे, निल है, ठीक है। प्लस प्लस क्या होगा, प्लस होगा। माइनस माइनस प्लस होगा, हमने अभी किया। प्लस माइनस माइनस होगा। प्लस 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 क्या होगा, फिर से प्लस हो जाएगा, फिर उसके बाद फिर से प्लस हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा और फिर उसके बाद माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आप देखो तो प्लस के कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6, तो टोटल प्लस कितने आए, 6 आए। टोटल प्लस कितने हैं, 6 आए। अब आओ दोबारा से इस पे वापस आओ। कंकरेंट डेविएशन मेथड का एक बड़ा अच्छा सा फॉर्मूला है। अच्छा सा फॉर्मूला क्या, आरसी, कंकरेंट कोरिलेशन ऑफ करंट डेविएशन, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, प्लस माइनस, हम लोग प्लस माइनस पे काम कर रहे हैं, ओके। प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, फिर से प्लस माइनस 2c माइनस में n डिवाइडेड बाय n। सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला, ठीक है। तो क्या है, आरसी इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस 2c माइनस n डिवाइडेड बाय n। सिंपल, ठीक है जी। अब इस फॉर्मूले के थ्रू हम लोग यहां पे निकालना चाहे तो हमारे पास c क्या आया, c क्या है, नंबर ऑफ जो पॉजिटिव आइटम्स है, जो पॉजिटिव आइटम्स है वो, ठीक है। तो पॉजिटिव आइटम हमारे पास कितनी आई, 6 आई है। कितनी आई है, 6 आई है, ओके। आओ तो क्या होगा, प्लस माइनस होगा, अंडर रूट फिर से प्लस माइनस होगा, ओके। 2c इंटू में, इसका मतलब 2 इंटू 6 होगा, माइनस में n कितना है, n दोनों में देखा जाए तो 9 है, ये रहा 9 और ये रहा 9। एग्जैक्ट n तो 10 था, लेकिन हम लोग इसके अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, 9 कर रहे हैं। और यहां पर कंकरेंट डेविएशन में हम लोग हमेशा 1 माइनस करते हैं, तो वहां से उसके थ्रू हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए तो क्या निकला हमारे पास, 2 इंटू 6 माइनस में 9 आया, और डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास, फिर से 9 होगा, ओके 9 होगा। अब इसे अब करो तो 2 6 12 और माइनस 9 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 3 आ गया। 3 डिवाइडेड बाय 9 और यहाँ पे प्लस माइनस होगा, सॉरी प्लस होगा, ठीक है, प्लस होगा, क्योंकि हमारे पास माइनस ऑलरेडी जा चुका, ब्रैकेट हम लोग खोल चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, अंडर रूट हो गया, अंडर रूट के बाहर भी एक बार और प्लस होगा, तो प्लस प्लस, बाहर भी प्लस अंदर भी प्लस, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस 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 होता है, तो आंसर क्या निकलेगा इसका, ये अभी ये उल्टा जाएगा, 339 1/3, तो इसका आंसर क्या आएगा, 0.57। ये किसमें है, पॉजिटिव में, किसमें है, पॉजिटिव में। तो हम लोग यहां से कह सकते हैं कि x और y इन दोनों के बीच कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव कोरिलेशन है। क्या कह सकते हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन है। तो कंकरेंट डेविएशन मेथड आपका ये होता है, ठीक है जी। इसमें कोई प्रॉब्लम तो पूछेगा, कमेंट करके जरूर पूछेगा, आपको जवाब जरूर मिलेगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा टॉपिक है, कहता कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन।
कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन का मतलब क्या है? आप डिटरमाइन कर सकते हैं किसी चीजों को, रेशियो ऑफ एक्सप्लेन्ड वेरिएंस टू टोटल वेरिएंस। आपके पास कुछ एक्सप्लेन्ड वेरिएंस हैं, उसको डिवाइड कर देंगे जब आप टोटल वेरिएंस से, वो क्या निकल जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन निकल जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन को रिप्रेजेंट करते हैं आर स्क्वायर से। किससे? आर स्क्वायर से। चलिए, फॉर्मूला यहां से कई बार पूछ सकते हैं, वैसे तो इसका सिंपल पूछते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन का जो ये रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, किसके थ्रू करते हैं, तो आर स्क्वायर के थ्रू कर सकते हैं। फॉर्मूला पूछ भी ले तो कुछ आपके पास एक्सप्लेन्ड वेरिएंस है, उसको डिवाइड कर दोगे टोटल वेरिएंस के थ्रू, तो आपका निकल जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए, तो क्या कहते हैं? द कंसेप्ट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन इज यूज्ड फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड कंपेयरिंग। ध्यान रखिएगा, कंपेयर करने के लिए टू और मोर कोरिलेशन कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन हम लोग किस लिए इस्तेमाल करते हैं? ताकि हम लोग इंटरप्रेट कर सके कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को और कंपेयर कर सके दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स को या उनके कोरिलेशन कोफिशिएंट्स को। ठीक है, द कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन इज डिफाइंड एज अ स्क्वायर ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होता है? हमारे पास आर होता है। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्यों कहते हैं इसे हम लोग? क्योंकि रिलेटिव मेजर है। और कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन क्या हो जाएगा? उसका स्क्वायर हो जाएगा। जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग लिखते थे, स्टैंडर्ड डेविएशन और उसका स्क्वायर कर देते थे तो क्या हो जाता था? वेरिएंस बन जाता था। वैसे ये है, इट इज डिनोटेड बाय द आर स्क्वायर के थ्रू डिनोट करते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन एक्सप्लेन करता है परसेंटेज वेरिएशन इन द डिपेंडेंट वेरिएबल y देन दैट कैन बी एक्सप्लेन्ड इन द टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। अब डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? वैसे तो अगर आपने मेरी रिसर्च एप्टीट्यूड की वीडियो देखी है तो आपके आ जाएगा समझ। नहीं आएगा तो कोई बात नहीं है, हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर रिग्रेशन एनालिसिस करने वाले हैं उसमें सब कुछ है ही, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं कि परसेंटेज वेरिएशन हमें ये एक्सप्लेन करता है। कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन क्या पता करता है हमारे लिए? एक्सप्लेन करता है कि कितना परसेंटेज वेरिएशन है डिपेंडेंट वेरिएबल का और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। मतलब इंडिपेंडेंट, देखो होता क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इंपैक्ट देखा जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल पे, तो इंडिपेंडेंट का डिपेंडेंट पे क्या जो है वो वेरिएशन कितना ज्यादा है, इन दोनों में कितना ज्यादा वेरिएशन है वो पता करते हैं। इफ द कोरिलेशन कोफिशिएंट आर इज 0.9, द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज 0.81। क्यों? क्योंकि ये तो सिंपल था, 0.9 था, तो अगर आर स्क्वायर कर देंगे मतलब कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन निकालेंगे तो इसका स्क्वायर कर देंगे, और 0.9 का स्क्वायर क्या होता है? 0.81 होता है। 9 9 81, और 0.9 है तो 0.81 हो जाएगा, 81 हो जाएगा, which implies that 81% of the total variation in the dependent variable occurs due to the independent variable। तो क्या कह रहे हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अक्कर होने से डिपेंडेंट वेरिएबल पे 81% का फर्क आ रहा है, या 81% जो इन दोनों में क्या है? वेरिएशन आ रहा है। द रिमेनिंग 19% वेरिएशन अक्कर्स ड्यू टू द आउटसाइड और एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो कह रहे हैं जी देखो, इंपैक्ट जो पड़ रहा है वो तो पड़ रहा है 100%, लेकिन उसमें से क्या हो रहा है? उसमें से इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हमारे पास है उसकी वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल पे 81% का जो है वो डिफरेंस आ रहा है। उसके अलावा अगर 19% जो बच गया उसकी अगर बात करें तो ये कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से जो है वो चेंजेस आ रहे हैं, वेरिएशन आ रहे हैं। ठीक है, thus the coefficient of determination is defined as the ratio of the explained variance to the total variance। तो हमने ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर लिया है, ऑलरेडी हमने ऊपर देखा कि आर स्क्वायर क्या होगा? एक्सप्लेन्ड वेरिएंस डिवाइडेड बाय टोटल वेरिएंस होगा। कितने परसेंट दूसरे पे डिपेंड करता है, ये क्या बताएगा कि एक चीज दूसरे पे कितने परसेंट डिपेंड करती है। जैसे यहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे 81% डिपेंड कौन कर रही थी? डिपेंडेंट वेरिएबल कर रही थी, तो वही चीज बताएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा? एक्सप्लेन्ड वेरिएंस जो भी है उसको डिवाइड कर दोगे टोटल वेरिएंस से, तो क्या निकल जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन निकल जाएगा। अगर अब अगर कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन आर स्क्वायर है तो हमने ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी में काफी बार पढ़ा है, आपने बीकॉम एमकॉम 12th में पढ़ा होगा या नॉर्मल मैथ में पढ़ा होगा, तो हम लोग क्या करते हैं? 1 माइनस आर स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या निकल जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटरमिनेशन निकल जाएगा। वही हमारे पास आगे कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटरमिनेशन, कितने परसेंट दूसरे पे डिपेंड नहीं करता है, वो क्या है? डिपेंड करता है। ये क्या है? डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब 1 माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? आर स्क्वायर के थ्रू। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को आर के थ्रू, कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन को आर स्क्वायर के थ्रू, कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटरमिनेशन को के स्क्वायर के थ्रू। ठीक है, तो तीनों में कंफ्यूज मत होना।
बाय डिवाइडिंग द अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन, वहां पे क्या था, एक्सप्लेन्ड वेरिएशन डिवाइडेड बाय टोटल वेरिएशन, ठीक है, उसको क्या निकलता है, डिटर्मिनेशन निकलता है। यहां पे नॉन डिटर्मिनेशन के लिए अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन हो गया। द कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन बाय द डिटरमाइंड एज्यूमिंग द टोटल वेरिएशन इज as 1, then the coefficient of determination can be determined by subtracting the coefficient of determination from 1. It is denoted by k square। तो क्या हो जाएगा, k square is equal to 1 minus r square। और ये कहीं ना कहीं आपको जाना पहचाना फॉर्मूला लग रहा है, स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला हुआ करता था, ध्यान आ रहा है, 1 माइनस आर स्क्वायर, ध्यान आया, ये वही है। इसका जो नॉन डिटर्मिनेशन है ना, इसको हम लोग पता क्यों निकालते हैं, सॉरी जो मतलब इसका कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन है, ये तो हमारा उसके थ्रू निकल गया। अब इसी की तरह से हम लोग एक और निकालते हैं जिसको कहते हैं इनइंटेंशन, ठीक है। तो इसकी मदद से हम लोग निकालते हैं स्टैंडर्ड एरर। तो ये कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड एरर के फॉर्मूला की तरह लग रहा है, बस अंडर रूट नहीं था, लेकिन यहां तो देखो, यहां तो अंडर रूट भी आ गया, यहां तो अंडर रूट भी आ गया, है ना, यहां पे अंडर रूट भी आया। अब एक्चुअल फॉर्मूला अगर हम देखें स्टैंडर्ड एरर का, तो स्टैंडर्ड एरर का एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड एरर इज इक्वल टू 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एन, ये एक्चुअल फॉर्मूला होता है। तो ये देखो, ये रहा सेम दिख रहा है, 1 माइनस आर स्क्वायर। अब इसी तरह हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो ये क्या है, इसकी मदद से जो ये कोफिशिएंट ऑफ इनइंटेंशन है, इसकी मदद से हम लोग क्या कंप्यूट करते हैं, स्टैंडर्ड एरर को कंप्यूट करते हैं। तो देख लेते हैं, इन द अबव एग्जांपल 0.81 हमने देखा था वहां पे पीछे, then the coefficient of non determination will be 19 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि 19% बचा ना। 1 माइनस 81 करोगे, या ये कर लो कि 100 को आप 100 मान सकते हो, 100 माइनस 81 करोगे तो क्या निकलेगा, 19 निकलेगा। तो 0.19% या सिर्फ 19% कह सकते हो। तो 19% को ही वो पॉइंट्स में लिख रहा है, तो क्या लिख रहा है, 0.19, ठीक है। चलिए, तो क्या कहता है, 1 माइनस 0.81 माइनस कर दे तो कितना है, 19% है, वेरिएशन ड्यू टू अदर फैक्टर्स। मतलब इंडिपेंडेंट फैक्टर का, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इंपैक्ट सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट वेरिएबल पे कितना पड़ रहा था, 81 पड़ रहा था। उसके अलावा 19% की बात करें तो किसकी वजह से हो रहा है, अदर फैक्टर्स की वजह से हो रहा है, ठीक है जी। फिर आओ, इसे हम लोग कंप्यूट करते हैं किस लिए, ताकि हम लोग स्टैंडर्ड एरर ढंग से निकाल सके। तो कोफिशिएंट ऑफ इनइंटेंशन क्या होता है, 1 माइनस आर स्क्वायर का अंडर रूट होता है। जनरली द कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आर स्क्वायर इज वाइडली यूज्ड इन प्रैक्टिस। तो हम लोग नॉन डिटर्मिनेशन को इतना ज्यादा नहीं यूज करते हैं, सब सिर्फ और सिर्फ डिटर्मिनेशन को ज्यादा यूज करते हैं, और यही ज्यादा आपसे फॉर्मूला पूछा जाता है। आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सप्लेन्ड वेरिएंस डिवाइडेड बाय टोटल वेरिएंस होता है। और अगर नॉन डिटर्मिनेशन पूछ ले तो 1 माइनस आर स्क्वायर कर दो, और आर स्क्वायर क्या होता है, ये हमने किया हुआ एक्सप्लेन्ड वेरिएंस माइनस टोटल वेरिएंस। और यहां बात करें तो अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस डिवाइडेड बाय टोटल वेरिएंस हो जाएगा, खत्म, ठीक है जी। चलिए, तो ये हुआ आपका कोरिलेशन खत्म। हमने आज क्या कुछ किया एक बार देख लेते हैं। कंकरेंट डेविएशन मेथड में किया हमने। कंकरेंट डेविएशन मेथड में एक बड़ा अच्छा फॉर्मूला है, क्या है, आरसी इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस 2c माइनस n, क्या है, 2c माइनस n। तो यहां पे हमारे पास जो भी x और y की वैल्यू दी होगी, सीरीज दी होगी, उसमें से प्रीवियस वाले आइटम्स हमें चेक करना है कि ज्यादा है या कम है। जितने भी ज्यादा होंगे प्लस 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 माइनस में हम देख लेंगे, उसमें दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई का मैंने बता दिया, प्लस प्लस होगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अगर एक भी 1 माइनस 1 प्लस है तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। एंड में आके dx इंटू डी वाई निकालना है, और dx इंटू डी वाई में जो भी आपके पास पॉजिटिव आइटम्स है उन सभी को ऐड कर देना है, उन सभी को टोटल गिन लेना, और वो कितनी आई अपने पास यहाँ 6 है, उसको फॉर्मूला में पुट करके आपके पास आंसर आ जाएगा। फिर बात करते हैं फोर्थ, इसकी थर्ड 3 हो गए। उसके बाद ये वाला है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। इसका जो ये अपने पास आता है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं आर स्क्वायर के थ्रू। और कोरिलेशन, जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन था वो कैसा था, आर था। फिर कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आर स्क्वायर है, कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन के स्क्वायर है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, एक्सप्लेन्ड वेरिएंस डिवाइडेड बाय टोटल वेरिएंस। इसका फॉर्मूला क्या होगा, अनएक्सप्लेन्ड डिवाइडेड बाय अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस डिवाइडेड बाय टोटल वेरिएंस होगा, ठीक है जी। चलिए, वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी लाइक करना, नहीं अच्छी लगी डिसलाइक करना, नो प्रॉब्लम, कमेंट करके जरूर बताओ, प्लीज बताओ, ठीक है जी। चलिए, तैयारी करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।